न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो चौथा फोर्स है वो वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीक फोर्स। देखिए वीक फोर्स क्या, तो फर्स्ट फोर्स जो आपको पढ़ाए थे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स जो पढ़ा है सेकंड, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स जो पढ़ा है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा फोर्स जो है उसका नाम है वीक फोर्स। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर पे क्या पढ़े? वीक फोर्स। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो फोर्स का कितना टाइप हम बताए? 4 टाइप। ये जो वीक फोर्स है ना, ये क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे तब, जब अल्फा एमिशन बीटा एमिशन ये सब होता है, लेकिन अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गया, जो हम लोग देखे थे क्या, जो इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन लॉ को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना था? फोर्स। फोर्स आपको हम समझा दिए, एक बार समराइज करते हैं। फोर्स कितना तरह से लगा सकते हैं? 2, या तो पुश कर सकते हैं या तो पुल कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स लगा के किसी बॉडी के स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं या चेंज करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ फुटबॉल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से इसको उठा के कहाँ ले जा सकते हैं? मोशन में मारेंगे किक, यहां से उड़ करके यहां चले जाएंगे। और यहाँ अगर जाल लगा देंगे, नेट लगा देंगे, तो फिर मोशन से किस में चले जाएगा? रेस्ट में चले जाएगा। तो ये सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? फोर्स। फिर बेसिक फोर्स कितना तरह का है? 4 तरह का, चारों आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन जो है, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है, इसको समझिए। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन यही बोलता है, जो कोई भी बॉडी, जैसे देखिए एक बॉडी है यहाँ पे, इस पे इधर से जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से भी मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताइए इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0, क्योंकि इधर से भी 10 से लगा दिए, इधर से भी 10 से लगा दिए, तो क्या हो गया? नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो F बराबर ma का नाम आप सुने होंगे क्लास 9th में। तो जब नेट फोर्स ही क्या हो गया? 0, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है, जो किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो पार्टिकल जो है अनएक्सिलेटेड होता है। कैसा होता है पार्टिकल? अनएक्सिलेटेड, मतलब उसका एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0। क्लियर है ना? तो ये समझ में आ गया, ये है अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए इसको क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया में, इसको समझते हैं। सबसे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें ही लॉ ऑफ इनर्शिया में देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया अभी देखें। ठीक है, इसमें कहा जाता है क्या, जो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने का ही कोशिश करेगा, और कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो करते रह जाए, जब तक उस पर हम कोई एक्स्ट्रा भारी फोर्स ना लगाए। तो आइए समझते हैं। पहला पॉइंट वही कर रहा है, ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट tries to remain so रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो ट्राई करेगा कि हमेशा किस में रखे? रेस्ट में ही रहे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ इनर्शिया में। और सेकंड है क्या, जो ए बॉडी मूविंग, सेकंड पॉइंट है ए बॉडी मूविंग, a body moving with constant velocity या with uniform velocity। इस रेस्ट को हटा दी, रेस्ट नहीं मिलेगा फिर वो स्टेटमेंट सही है।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी try to do so, try to do so। अगर क्या बताए इसमें सो समझिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी बॉडी पे अगर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए तो पार्टिकल क्या होगा, अनएक्सिलेटेड। ये तो क्लियर होगा। अब इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या कहा जाता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बने रहने का कोशिश करेगा, और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑलवेज ट्राई करेगा कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलते चले जाए। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद समझिए जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ पे अपना खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए क्या होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला बात, आपको पता है एक बात, मोमेंटम का नाम सुने हैं? मोमेंटम का नाम सुने हैं? मोमेंटम क्या होता है जानते हैं? मोमेंटम को सबसे पहले ये समझिए, हमको पी से रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम जो होता है ना वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। किसी भी बॉडी, कोई बॉडी है जैसे कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, मान लीजिए आपके सामने एक कार आ रहा है, इधर देखिए हम यहाँ एक कार है जिसका मास मान लीजिए 50 kg है, और इसका वेलोसिटी मान लीजिए अगर 2 या 20 मान लीजिए, तो अगर आपसे मोमेंटम पूछा जाए तो मोमेंटम आएगा 50 गुना 20, कितना निकल के आ गया? 1000। ये 1000 इसका क्या निकल के आ गया? मोमेंटम। और एक बात होती है, इतना 20 के वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप तो ठहरे एकदम पूरा एकदम जिम करके एकदम पूरा बॉडी बनाए हुए, आप क्या किए, कार को ही उठा लिए। तो बताइए कार को ही अगर उठा लिए तो कार का वेलोसिटी अब क्या हुआ? 20 से बदल के किस पे आ गया? अब वेलोसिटी क्या हो गया इसका? 0। तो अब अगर मोमेंटम पूछा जाए तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम बराबर आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास का वैल्यू जो आएगा वो तो इसका 50 दिया हुआ, लेकिन वेलोसिटी क्या है? 0। तो मोमेंटम इसका क्या आ जाएगा? 0। तो एक बात बताइए, पहले मोमेंटम था 1000 इनिशियल मोमेंटम, अब फाइनल क्या कर दिए? 0। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आपका वो फोर्स। समझे कि नहीं? यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ये बोलता है जो फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स बराबर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, इधर देखिए, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt है ये, और आपको पता है dp ये किसके बराबर होगा? p जो है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होगा। तो फोर्स बराबर dp के जगह पे बस क्या लिख रहे हैं? m इंटू v लिख रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी बाय dt। ये आपका निकल के आ गया। मतलब फोर्स जो है वो क्या कर सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है? मोमेंटम में चेंज कर सकता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसको डिटेल में क्या क्या सब है। देखिए, तो कोई भी अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलना है, तो उसमें यही बोलेंगे जो फोर्स क्या कर सकता है? मोमेंटम में चेंज कर सकता है। देखिए यहां से कैसे कैसे सिचुएशन बनता है, इसको फील करते हैं। सबसे पहला बात, आप यहाँ पे देखिए मास भी है और वेलोसिटी भी है, दो टर्म है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। एक बार क्या करिए, मास को छोड़ दीजिए,
वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और दूसरे बार वेलोसिटी को डिफरेंस छोड़ दीजिए, मास को डिफरेंशिएट कर दीजिए। आइए हम करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला बात यहां पे एक बार क्या है मास, तो मास को छोड़ दीजिए, मास m लिख दिए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए dv बाय dt। ठीक है, मतलब क्या कि इस बार मास को छोड़ दिया और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, प्लस अब मास पिछला बार छूट गया था, तो इसको इस बार डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए v dm बाय dt। तो देखिए मास भी एक बार डिफरेंशिएट हो गया और वेलोसिटी भी एक बार डिफरेंशिएट हो गया, तो दोनों हो गया डिफरेंशिएट। ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है क्या, जो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन बनता है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे न्यूटन सेकंड लॉ सुनते ही सीधा बोल देते हैं F बराबर m, लेकिन इसके पीछे और भी कुछ टर्म को समझने का जरूरत है, और वो क्या है आइए समझते हैं उसको। सबसे पहला पॉइंट यही है, जो यहाँ पे जो है ना, जैसे देखिए आपको पता है एक बात, रॉकेट जो कभी उड़ता है ऐसे, रॉकेट जो उड़ा तो रॉकेट में आप देखेंगे पीछे की तरफ कुछ गैस निकलते रहता है। तो देखिए मास लगातार इसमें से कुछ घटते जा रहा है, मान लीजिए 5 kg पर सेकंड निकलते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं dm बाय dt। इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मतलब क्या हुआ, जो लगातार इसके मास में कुछ कमी होते जा रहा है, और वो किस वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला है, वेलोसिटी कांस्टेंट है सिचुएशन में। ठीक है, तो ये सिचुएशन हम दो सिचुएशन बता रहे हैं इसके बेसिस पे। तो वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी को बोला है चेंज करना, तो ये होगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा जीरो। ये टर्म अगर जीरो हो गया तो मास के साथ मल्टीप्लाई करिए, पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो गया फॉर्मेट, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट ही हो गया जीरो। बचा सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला अपना, तो फोर्स बराबर सिर्फ बचा v dm बाय dt। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। तो रॉकेट प्रोपल्सन जब हम पढ़ेंगे ना, उस समय पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा अपने लिए। ठीक है, जिसमें क्या आएगा F बराबर v dm बाय dt, और ये dm बाय dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसका जो यूनिट होता है kg पर सेकेंड, kg मास के लिए आएगा और टाइम के लिए क्या आएगा सेकेंड। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा, ठीक है, kg पर सेकेंड, आप समझिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास का ही बात कर। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट टाइप हम आपको बताएं कि इसके बेसिस पे क्या हो सकता है। तो रॉकेट प्रोपल्सन जो है ना वो इसी के बेसिस पे है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए क्या क्या हम बताएं, मास चेंज होना चाहिए और वेलोसिटी क्या होना चाहिए कांस्टेंट। वेलोसिटी सिचुएशन में कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो मास इस सिचुएशन में चेंज होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी जो है ना ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो dm बाय dt तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक सिचुएशन हम बताएं न्यूटन सेकंड लॉ पे। अब दूसरा सिचुएशन आपको बताते हैं, जो F बराबर ma कहां से आता है। ठीक है, देखिए समझिए, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस पे रिस्पॉन्स शो करिएगा, अच्छे से कमेंट करिएगा, ताकि जो है ना हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर लेकर के आए क्लास 11th 12th सबके लिए। ठीक है, और नीट का भी एक क्वेश्चन इससे ना छूटे। ठीक है, उस लेवल तक का कंटेंट लेके आए। अब देखिए सेकेंड सिचुएशन यहाँ क्या बताता है, जैसे एक कार जा रहा है, आपको पता है इस कार का तो मास क्या होता है कांस्टेंट होता है, मास में तो कोई चेंज ही नहीं आता है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें मास कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी तो इस सिचुएशन में चेंज होगा, वेरिएबल होता है। तो बताइए एक बात, मास जब भी कांस्टेंट हो गया तो dm बाय dt ये क्या होगा, ये जीरो हो जाए, ये जीरो, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो गया जीरो।
तो सिर्फ बचा क्या अपने पास बचा फॉर्मूला F बराबर m dv बाई dt। और आपको बता दें हम जो dv बाई dt इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो F बराबर यहीं से क्या आएगा फॉर्मूला अपना, F बराबर ma। तो ये समझ में आया, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जिस सिचुएशन में मास क्या हो, कांस्टेंट, मास कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी कैसा हो, चेंज होता हो, वेरिएबल होता हो। तो ये दो सिचुएशन है। यहां तक के पूरा लेक्चर को आप कवर करके रखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।